अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते दो बड़े वाक़यात हुए हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हिंदुस्तान के अदलिया से मुताल्लिक़ है, जहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, और दूसरी बात है किसान की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हिंदुस्तान में किसानों की काफ़ी अहमियत है, लेकिन किसानों के साथ जिस तरीके से मजाक किया गया है उसके ख़िलाफ़ किसानों ने जिस तरह दिल्ली पहुँचे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। रही बात हिंदुस्तान के अदलिये की, तो ऐसा है कि हिंदुस्तान के अदलिये के इंसाफ पर उम्मीद थी, है और आइंदा भी रहेगी। जब कभी दलित, मुसलमान और परेशान हाल हिंदुस्तान की कश्ती भंवर में आ जाती है, माँ की दुआ की तरह अदलिया हमारे बचाव के लिए आगे आ जाती है। मोदी का जो रेडियो प्रोग्राम है मन की बात, जिसको मन की बात से जाना जाता है, और वैसे अगर देखेंगे तो मोदी बोलो या भाजपा बोलो, इसके चंदे की दुकान का भी नाम एक है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान की सबसे मालदार पार्टी बीजेपी अपना सियासी धंधा चला रही है। पहले देखते हैं किसको क्या मिला, फिर अदालत की बात करता हूँ, इसलिए कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई तो 2017 में या 2017-18 में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे 2022 तक और या 22 से 23 तक की अगर हम बात करेंगे तो 22 से 23 में 7,000 करोड़ का ज़्यादा इजाफा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिके हैं। लेकिन 17 से 23 तक की अगर हम बात करेंगे तो 16,518 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक जारी हुए हैं, और इसमें से बीजेपी को 6,565 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं, कांग्रेस को 1,123 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले हैं। ये है 1, 2, 3 का मामला, जो बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी का मामला था। तेलुगु रियासतों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीआरएस को मिले हैं, जो 384 करोड़ के मिले हैं, और इसी तरीके से दूसरी तेलुगु रियासत में वाईएसआर कांग्रेस को 382 करोड़ मिले और तेलुगु देशम को 147 करोड़ रुपए या इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको मिले हैं। ये रकम तो आ गई, इसके बदले किसको क्या मिला ये देखना है। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसको तोहफा मिला, ये आगे थोड़े दिन में ही मालूम हो जाएगा, जबकि ये बात कही गई है कि ये पूरे डिटेल्स जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इसको प्रिंट करना है, वहाँ पे अपलोड करना है, ताकि अवाम उसके मालूमात से वाकिफ़ हो सके। बहरहाल ऐसा लग रहा कि अब फिलवक्त इलेक्शन से ऐन क़बल अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भांडा फूट जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के किसको कैसा पैसे मिले, ये सब चीज़ अगर आ जाती है तो शायद ये भी हो सकता है, क्या ये भी कहा जा सकता है कि 4 शंकराचार्य जिसने राम मंदिर का बाइकआउट किया था, इस मसले पर के सब चीज़ अगर मोदी करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो उनकी दुआ कबूल तो नहीं हो गई, या वाकई में भगवान राम क्रोधित तो नहीं हो गए हैं। ऐसा पासा है कि फिलवक्त बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के गले में जाके फंस गए वैसा नज़र आ रहा है, और इनकी कश्ती भंवर में फंसी हुई नज़र आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा रकम मिला करती थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद से साहब को क्या मिला, साहब की पार्टी को क्या मिला, इसको 13 मार्च को ये सब सामने आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कैश की तरह होते हैं, जो मैं खरीद सकता हूँ, किसी और के नाम से गिफ्ट कर दे सकता हूँ। अलबत्ता एसबीआई के पास ये ज़रूर मवाद मौजूद है कि किसने ख़रीदे थे, ये बात का मवाद एसबीआई के पास है, जो 13 मार्च के बाद वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हर आम हिंदुस्तानी के दस्ते रस में हो जाएगा। अब दस्ते रस में आने की बात यह है, इसलिए कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पेश किया तो उसमें हुआ ये कि कोई आदमी डिबेट पर नहीं आया, कोई आदमी सोशल मीडिया पर नहीं आया, कोई आदमी कहीं पर भी नहीं आया और अपने मुंह छुपाते हुए बीजेपी के कायदीन नज़र नहीं आए। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि 13 के बाद जब हमारे को मालूम हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ने कितनी रकम किस पार्टी को दी है और इनके साथ किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए ये बात ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि जब फ़लस्तीन मासूम फ़लस्तीनियों पर हमला हुआ था
तो उस वक्त एक बात ठान ली गई थी कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और कई दुनिया के हर हिस्से में मैं समझता हूँ कि यहूदियों से रिलेटेड जितने बिजनेस थे उनका बायकॉट किया गया था। तो क्या इस पर भी हमारी आंख खुलेगी कि कौन ऐसे लोग हैं जो जुल्म जालिम का साथ दे रहे हैं या जुल्म का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, ये सोचने का भी एक मौका मिल जाएगा 13 मार्च के बाद। चलिए, दूसरी बात है किसानों की। किसान हिंदुस्तान में यकीनन अपने हुकूमत ने जो इस वादा किया था और जो वादे की वफा नहीं करे, उस पर नाराज़ हैं और वो फिर से एक बार दिल्ली का रुख करते हुए नजर आए। लेकिन किसान हिंदुस्तान के किसान ही नहीं हैं जो परेशान हैं। अगर हम बात करेंगे तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, पोलैंड, स्पेन और हिंदुस्तान के कुछ किसान ऐसे हैं जो फिलवक्त आज निकल के बाहर अपनी बात मनवाने के लिए या उनसे किया गया वादा जिसे हुकूमत ने भूल दी है, उनका अब आप आंदोलन बोलिए, प्रदर्शन बोलिए, मुजाहरा बोलिए, एहतजाज बोलिए, कुछ भी बोलिए, बहरहाल वो निकल के अपने बात को मनवाने के लिए आ गए हैं। इन तमाम ममालिक में किसान भाई अपने अपने, बल्कि यूरोप के ममालिक में अगर देखेंगे तो किसान अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर शहर की तरफ आ गए हैं, और किसी ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करा तो किसी ने एयरपोर्ट का रास्ता ब्लॉक कर दिया। कहीं सड़क, कहीं दुकान, कहीं हाईवे, तो कहीं बंदरगाह के भी मुकामात को रोक दिया गया है। अब इन मुकामात पर ये किसान चक्का जैम की तरह जो ब्लॉक कर दिए हैं, वो अब उसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर इनका गुस्सा क्या है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो कोई बिजली को लेकर परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को लेकर परेशान है, तो कोई खाद को लेकर परेशान है, कोई बीज की क्वालिटी को लेकर परेशान है। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता जो हटानी जा रही है, जैसा कि यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी हो रहा है, तो सब्सिडी हटाई जाने पर से लेके वो भी परेशान है। कोई किसान इस मसले पर भी परेशान है कि सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो पैदा किया हुआ माल है उन्हें उनकी कीमत नहीं मिल रही है और नुकसानात की वजह से वो परेशान है। या ये भी हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उससे भी काफ़ी दूसरे लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। जर्मनी में किसानों पर डीजल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है या तहदीदात लगाए गए हैं, जिससे वो परेशान हैं। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस में किसान शहर की बिल्डिंग्स पर गोबर स्प्रे कर दिए और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो हम इसी तरह करते जाएंगे। हिंदुस्तान में किसान जो परेशान है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हुकूमत देना चाहिए वो नहीं देने की वजह से, या जो वादा किया गया था बातचीत के लिए ना, उस पर अमल ना होने की वजह से वो लोग परेशान हैं। 2021 में मोदी हुकूमत ने मुआहिदा किया था कि किसानों से के मसाइल पर बात करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक अमल शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं। इस बात से हिंदुस्तान में भी सस्ता मीठा तेल इंपोर्ट हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं किसानों को, उससे किसान हिंदुस्तान के परेशान हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर परेशान है, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर परेशान है, बहरहाल वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं। लोग आईटी की बात करते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि 70% इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड रही है। और आज आईटी के ज़माने में भी हिंदुस्तान का जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो $3.75 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, और औसत आमदनी जो एक आदमी की है वो 98,374 रुपीज़ हैं साल भर की। मगर अगर सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो हमारी आमदनी में या हमारे जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी में किसानों का जो रोल है, या एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर ज़राअत से मुताल्लिक़ जो भी शोबे होते हैं, उनकी अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम बात करेंगे तो 18.3% है। 2022-2023 में अवज़ात मवाशियान और दीगर इसी से मुंसलिक शोबे की बात अगर हम करते हैं तो हिंदुस्तान बफेलो मीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोट मीट का, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अंडों की सनत का। आईटी का और डिजिटल इंडिया की बात करें
तो ये 7.5% पे जीडीपी के सुकड़ के रह जाता है। फार्मा में हिंदुस्तान यकीनन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान का नाम आता है। रिटेल और ई कॉमर्स में 10% का शोबे में जाते हैं। बहरहाल ऐसे चीज़ों में एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है या इंडस्ट्री का शेयर 26% है, जबकि एग्रीकल्चर का शेयर 18% है। लेकिन 18% में कितने लोगों के घर चलते हैं, इसको अगर देखेंगे तो किसान वाकई में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐसा शोबा है जहाँ पे लोग अपने रोज़गार से अपने घर के काम चलन के लिए जो पैसे कमाए जाते हैं इससे चलाते हैं। चलिए, जब ज़मीन और ज़राअत की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये भी बताते हुए अपनी बात को यहाँ पे इसके साथ ख़त्म करूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। ज़मीन की बात हम करेंगे तो ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है या रियासती वक्फ बोर्डों के पास है या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन इस बात का भी खुलासा हो गया कि ज़मीन सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान में अगर है तो सरकार के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और दूसरे नंबर पर कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है। शायद इसीलिए कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास जो ब्रिटिश हुक्मरान थे, उन्होंने जब चर्च को डोनेट करना शुरू किया था तो अब जो एक स्कूल जम्मू में चलता था वो छीन लिया गया है, क्योंकि वो डोनेटेड लैंड थी। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि अब फिलवक्त चर्च ऑफ इंडिया की, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया की ज़मीन की बात हम करेंगे तो इतना ज़रूर है कि इनको लेकर जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है अक़लियतों को, दलितों को और मुसलमानों को, अगर हम बात करें या क्रिश्चियंस को, दलितों को और मुसलमानों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो चर्च ऑफ इंडिया के पास 17 करोड़ एकड़ है। आज हम समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये बात के बाद आँख खोल लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़मीन कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास है, जो गवर्नमेंट के पास 15,531 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, जबकि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 17.29 करोड़ एकड़ चर्च ऑफ इंडिया के पास है। अगर आज मुसलमान और क्रिश्चियंस को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान क्या कर सकते, इसका अंदाज़ा हमें बहुत खूबी से है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे बोलने से, हमारे एहतजाज करने से क्या हो सकता है। लेकिन क्रिश्चियंस जो फिलवक्त हिंदुत्व के निशाने पर हैं, अगर क्रिश्चियंस यहाँ पे खामोश बैठ जाएंगे तो क्या होगा, 2500 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बंद हो जाएंगे, 240 मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम तादाद देखेंगे तो तकरीबन 4000 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो पूरे हिंदुस्तान में चर्च या क्रिश्चियन माइनॉरिटी चलाते हैं, ये बंद हो जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 12,000 ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद हो जाएंगे। तो हर हिंदुस्तान में हर शहरी का, हर हिंदुस्तानी का जो अपना अपना हिस्सेदारी है उसको फरामोश करते हुए अगर हिंदुत्व एजेंडे पे अमल किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का स्कैम है, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स निकल के आएंगे। 2024 में अगर दलित, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, इसके अलावा दीगर अक़लियतें भी अगर मिल जाते हैं और इनके साथ अगर कोई एक बड़ा तबका, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो या कुछ एक हिस्सा बैकवर्ड क्लासेस का मिल जाता है, तो फिर 2024 में बहुत सारे चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, हुकूमत भी बदल जाएगी, नए नए हुक्मरान भी हमारे देखने को मिलेंगे और हालात बेहतर हो सकते हैं, बशर्ते कि हम 5% हमारी पोलिंग बढ़ाएं। अगर ये बढ़ती है तो फिर अच्छे दिन को कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं समझता हूँ कि आपके आज के प्रोग्राम को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।